हेलो गाइस, वेलकम टू एडू4एम एकेडमी। आज का हमारा हमने 7th और 6th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ख़त्म कर ली है और अब से हम 8th क्लास का बुक शुरू करेंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। और इस पूरे बुक में आप संसाधन और उसका विकास यही देखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमें जानना है कि संसाधन क्या होते हैं, राइट। तो पहले तो आपको बता दूं कि ये पूरा बुक ही संसाधन पर है, तो हम संसाधन को धीरे धीरे समझेंगे और कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, किस किस तरह के संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का विकास कैसे होता है, राइट। इसमें आपका मानव संसाधन भी आता है, तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा संसाधन, ठीक है। ये इसमें एक कहानी दिया हुआ है और ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसे तो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस होते क्या है कि कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रयोज्यता क्या होता है, राइट। जैसे पेटेंट क्या होता है, राइट। इस टाइप के कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें समझना है, और आप इन वर्ड्स को समझेंगे तो ये पूरी बुक भी समझ में आएगी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, तो इन्हीं चीज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब संसाधन को समझने के लिए इसमें एक कहानी बताई गई है, राइट। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इस कहानी को जरूर पढ़िए, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि संसाधन क्या होता है। मैं यहाँ पर मोटे मोटी कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि जैसे आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वाटर, जैसे आप ये मेरे पास आप बोर्ड देख रहे हैं, बुक, ये आपको सामने लाइटें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन है। मतलब आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो संसाधन है। कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं और कुछ संसाधन मानव द्वारा निर्मित होते हैं। क्योंकि मानव भी संसाधन को बनाते हैं, तो मानव भी एक तरीके से संसाधन हुए। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, अब इस पेन में हमने जो यूज़ किया है वो प्राकृतिक संसाधनों को ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे बनाया किसी मानव ने ही है, तो मानव भी एक प्रकार से संसाधन हुआ। और प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, जैसे भूमि, हवा, वायु, इस तरह की चीजें आप जो देख रहे हैं जो प्राकृतिक द्वारा हमें दी गई हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब इनमें प्राकृतिक संसाधनों में भी कुछ होते हैं रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, और कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। इसका मतलब ये हुआ, रिन्यूएबल ऐसी चीज हुई कि प्रकृति उसे आपको दिया और उसकी लिमिट, बहुत लिमिट स्टॉक है, या हम कहें बहुत सीमित मात्रा में है। अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे खत्म भी होते हैं, वो दोबारा बनते नहीं हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल हुए, अनवीकरणीय। फिर है नवीकरणीय संसाधन, जैसे आपके पास वाटर का सोर्स है या पानी की जो भी आपके पास सोर्स हैं, वो नवीकरणीय में आएंगे। नेचर अपने आप से उनको रिन्यू करती है। जैसे आपने हैंडपंप 2 बार दबाया तो आपके पास पानी आ गया, फिर आपने 2 बार दबाया तो और पानी आ गया, फिर आपने 2 बार दबाया, तो ऐसे आप जितनी बार चाहे दबाइए और पानी आता जाएगा, तो वो रिन्यूएबल सोर्स हो गया बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। लेकिन इसकी भी सीमित क्षमता है। आपने सपोज कि एक हैंडपंप से सारे पानी एक ही दिन में निकाल लिए, तो वो स्टोर करने के लिए आपसे कुछ टाइम मांगेगा। अगर आपने वो टाइम नहीं दिया तो वहां पर पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हमने पढ़ा था अपने लास्ट के चैप्टर में, एनसीईआरटी में। हमने देखा था कि सहारा डिजर्ट है, उस डिजर्ट में पहले किसी समय वहां पे नदियों के साक्ष्य मिले हैं, वहां पे मछलियों के कंकाल मिले हैं, मगरमच्छ मिले हैं, तो इस बात के संकेत है कि वहां कभी हरा भरा रहा होगा और कभी वाटर रहा होगा। लेकिन समय के साथ उसका इतना ज़्यादा दोहन हुआ या उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि वहां से ये चीज़ें खत्म हो गई और वो जगह वीरान हो गया। तो ये रिन्यूएबल सोर्स हो गया बाय नेचर, और इसका इस्तेमाल हम अगर
आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे करते हैं तो वो चीज़ें दोबारा रिन्यू होती हैं, उनको रिन्यू होने के लिए टाइम चाहिए होता है। और अगर हम इसका इस्तेमाल अविवेकपूर्ण तरीके से करते हैं तो ये सोर्स खत्म हो सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके संसाधनों की। तो हमने क्या देखा, प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन, उसमें भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ऐसे संसाधन जो मानव बनाता है, आपके आसपास टेबल है, कुर्सी है, पंखे हैं, टीवी है, जो भी संसाधन या जो भी चीज़ें आप बाजार से खरीदते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। हम इसे संसाधन कह रहे हैं। संसाधन क्यों कहते हैं? तो पहले तो आप संसाधन वर्ड में एक चीज देख रहे हैं, वो है धन। तो धन, धन को आप लोग समझ रहे हैं, मतलब पैसा, जिससे आप चीजों को खरीदते हैं और उन चीजों को खरीद करके उनसे और कुछ चीजें बनाते हैं, ये संसाधन है। तो संसाधन में हमें धन दिखाई दे रहा है। अब आपके पास ऐसी वस्तुएं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें तो आपको प्रकृति द्वारा मिली हुई हैं, जैसे आप सांस लेते हैं तो ये हवा है, संसाधन है, ये प्रकृति द्वारा आपको दिया गया है, आप इसका कोई मूल्य नहीं चुकाते। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आप बनाते हैं या एक व्यक्ति अपने कौशल के द्वारा बनाता है और उसका हम मूल्य चुकाते हैं, राइट, वो भी संसाधन है। अब इनमें से आप एक लिस्ट बनाइए कि ऐसे कौन कौन से संसाधन है जिसके बिना आपका काम चल सकता है और जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। इस लिस्ट को बनाने के बाद एक और बातों पर ध्यान दीजिए, आप अपने आसपास जितने भी चीजें हैं कि किन संसाधनों का आप मूल्य चुकाते हैं और कौन से संसाधन आपको बिना किसी मूल्य चुकाए हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से संसाधन के इस्तेमाल के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण होता है और उसके निर्माण के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण होता है। जैसे यही कहानी आपको इसमें दिया गया है। इसमें एक बड़ा अच्छा आपको पिक्चर दिखेगा कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद से लिपटा हुआ है और कहता है कि मैं भी एक संसाधन हूँ। माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम भी एक संसाधन हो। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें आपके जीवन के लिए सहयोग देती हैं वो सारी चीज़ें संसाधन हैं। ठीक है, अब इसमें देखा हमने कुछ मनुष्य बनाते हैं, तो जो मनुष्य बनाते हैं वो अपनी कौशल से बनाते हैं, अपना काफ़ी कुछ इस्तेमाल करके, दिमाग इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाते हैं। ये पिक मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक बच्चा भी संसाधन है अपनी माँ के लिए, राइट, और आपकी माँ भी आपके लिए संसाधन है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने ये देखा कि संसाधन, एक मनुष्य भी संसाधन है और ये अपनी कौशल से कुछ चीज़ें बनाता है तो कहता है भाई ये मैंने बनाया है तो इसका मूल्य मुझे मिलना चाहिए, तो आप उस चीज़ को दे करके खरीदते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है कि वो चाहता है कि इसका पेटेंट मेरे पास रहे क्योंकि मैंने अपने कौशल से इसे बनाया है, तो उसका एकाधिकार जब अपने पास रख लेता है तो उसे हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग कुछ ये लेते चलें, इसके पिक्स, राइट, ये पवन चक्की। पवन तो आपको प्रकृति द्वारा मिलता है, लेकिन ये चक्की बनी हुई है ये मनुष्य ने अपने कौशल से बनाया है, राइट। तो अब हम इस संसाधन को एक और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने में, राइट। तो ये जो बिजली आपने बनाया ये मानव संसाधन के द्वारा निर्मित हुआ। मानव ने प्रकृति के साथ सहयोग करके अपने लिए एक और संसाधन बनाया, वो क्या हुई? बिजली। ठीक है, या लाइट। तो अब इसके कुछ बुक रिटन एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे वास्तविक संसाधन क्या है? तो वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार में काली मिट्टी। अब काली मिट्टी आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि आप उससे फसल उपजाते हैं और वो फसल आपका पेट भरते हैं, राइट। तो काली मिट्टी भी कोयले की जितना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वास्तविक संसाधन। दूसरी बात होती है संभाव्य संसाधन।
अब वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में क्या अंतर है? तो संभाव्य संसाधन वो संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है कि कितनी है, और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस तरीके से ये संभाव्य संसाधन हो गए। एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक समय मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन था, मैं बात करूं पाषाण काल की, अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पाषाण काल पढ़ा होगा, यानी उस समय मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करता था। तो पत्थर उस समय उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन थे, उसकी रक्षा के लिए, उसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन आज के समय में क्या वो पत्थर उतना ही महत्वपूर्ण रह गया? फिर दूसरी बात, आज के समय में जैसे आपने देखा होगा तेल, डीजल, पेट्रोल और ऑयल, इस सब के बारे में आपने सुना होगा, तो ये आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन क्या पाषाण काल भी इतने महत्वपूर्ण संसाधन रहे होंगे? फिर समय के साथ एक टेक्नोलॉजी आई जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा। अब यूरेनियम क्या आज से कुछ साल पहले इतना इंपॉर्टेंट संसाधन था जितना आज है? फिर इसी तरह समय के साथ कई नई चीजों का खोज होता है और उसका इस्तेमाल हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये महत्वपूर्ण है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए हम किसे कहते हैं कि संभाव्य संसाधन है, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं कि आपको लिखने में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैव, अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अब अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन यानी कि जो निर्जीव संसाधन है, और जैव संसाधन जो जैवीय गुण है जिसमें, तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होती हैं, जबकि जैविक संसाधन सजीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज, ये अजैव संसाधन है। लेकिन पौधे और जंतु ये जैव संसाधन है। अगर आपके पास कोई जानवर हो, जैसे पालतू जानवर, लोग कुत्ता रखते हैं, गाय रखते हैं, तो ये आपको भी कुछ ना कुछ संसाधन उपलब्ध कराते हैं। गाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, राइट। कुत्ते भी महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्ली, हर जानवर, हर जीव संसाधन है। वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखते हैं, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि अगर सारे शेर खत्म हो जाएं तो क्या होगा, या सारी भेड़ें खत्म हो जाएं, या सारे हिरन खत्म हो जाए तो क्या होगा, राइट। उन चीजों को आप रिकॉल करिए। तो इस तरीके से ये आपके संसाधन हो गए। अब बात हुई, मैंने आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो ये वही है नवीकरणीय संसाधन, साथ में अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो जल्दी से नवीकृत या दोबारा उसे बनाया ना जा सके, तो वो क्या होंगे? नवीकरणीय संसाधन है। इसमें कुछ सीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर यानी आपके पास जो सनरेज आते हैं, राइट। पवन ऊर्जा, अभी पवन ऊर्जा की मैंने आपको एक फोटो भी दिखाया। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, इनका उपयोग आप बहुत तेजी से करते हैं। जैसे सपोज कि आपके यहाँ एक बाग लगा हुआ है, उसमें 50 पेड़ हैं, उन 50 पेड़ को बनने में कितने साल का समय लगा होगा, और उसको आपने एक झटके में काट दिया, तो वो इतनी जल्दी तो फिर से वो बाग बन नहीं पाएगा। वो बाग आपके लिए संसाधन है, उसका इस्तेमाल आपने बहुत जल्दी कर लिया। अब फिर पूरे 20 साल लगेंगे उन बाग को बनने में, ठीक है। तो कहते हैं आप कि उसका इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए कि आपने एक पेड़ काटा, एक लगा दिया, फिर जैसे वो पेड़ बड़ा हुआ फिर आपने दूसरा पेड़ काटा। तो इस तरीके से नवीकरण का उसको मौका दीजिए, उसको रिन्यू होने का मौका दीजिए, ठीक। तो ये आपके नवीकरणीय संसाधन हो गए। फिर दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनके भंडार बहुत ही सीमित हैं, राइट। एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है, या इन्हें भरा नहीं जा सकता है, या इसे भरने में हजारों साल लग सकते हैं। जैसे आपने डीजल पेट्रोल का नाम सुना होगा, ये इनको बनने में हजारों करोड़ों साल, लाखों साल लगते हैं। आपने उसे निकाला और एक दिन में इस्तेमाल करके खत्म कर दिया, राइट। तो अब उसको बनने में कितना समय लगेगा? जितना कि आपका जीवन निकल गया, उससे आपकी जैसे कई पीढ़ियां निकल गई, तब तो दोबारा बनेगा। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हुए, जिन्हें जल्दी पूरित नहीं किया जा सकता, जिन्हें जल्दी भरा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसी तरीके से संसाधन में हम आगे पढ़ेंगे कि भूमि आपके लिए संसाधन है,
भूमि क्यों है संसाधन? क्योंकि आप उस पर खेती करते हैं। तो कृषि भी आपके लिए एक संसाधन हुआ, कृषि के साथ खनिज भी आपके लिए संसाधन हुआ। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि खनिज संसाधन कहाँ कहाँ, उनका वितरण कैसे है, हमें वो कैसे मिल पाते हैं, हम उनका इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं, राइट। तो ये पूरा आपका क्लास ही और ये पूरा बुक ही संसाधन पर ही निर्भर करता है, ये पूरा संसाधन को ही आपको एक्सप्लेन करेगा, राइट। इसमें हम एक जगह देखेंगे मानव संसाधन, उसका इस्तेमाल, उसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या मानव संसाधन को बेहतर और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक पेड़ दे दूं और कहूं कि इसका आप इस्तेमाल करिए, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप उस पेड़ को किसी बढ़ई को दे दीजिए, तो उसे कहिएगा आप इसका इस्तेमाल कर लो, तो देखिए कि बढ़ई कैसे इस्तेमाल करता है, तो वो उसका कौशल हो गया। यानी वो मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने एक अन्य संसाधन को महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया, राइट। इसीलिए मानव संसाधन तब बेहतर मानव संसाधन है, तब बेहतर संसाधन है जब उसके पास कौशल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं शिक्षा देते हैं, राइट। उस शिक्षा से अपना कौशल डेवलप करता है, कौशल विकसित करता है, और उसके द्वारा प्राकृतिक संसाधन को मानव के द्वारा यूज करने के लिए अन्य संसाधनों में बदल देता है। जैसे पवन चक्की हमने देखा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बुक इज डेफिनेशन, आपको अगर लिखना है, ये सारी बातें आप सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको वर्ड चाहिए, इसलिए आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक या स्थानिक हो सकते हैं। अब भाई बात क्या है कि सर्वव्यापक और स्थानिक क्या होते हैं? वर्ड आपने देख लिया, अगर आपको सर्वव्यापक नहीं समझ आया, स्थानिक नहीं समझ में आया, तो आप इसे कैसे समझेंगे? जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड में है और पूरी पृथ्वी पर है, तभी पूरी पृथ्वी पर जीवन हो पाया है, राइट। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हवा ना हो। तो ये सर्वव्यापक संसाधन हो गए, यानी सब जगह पाए जाने वाले संसाधन हो गया, राइट। इसके अलावा जो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कहीं कहीं निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और प्लेन मैदान में हैं, ठीक है, तो यहां पर आप तांबे का कभी आपने खुदाई देखी है, राइट। इसके लिए आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर तांबे का संसाधन मौजूद हो जमीन के नीचे। तो उसके लिए कुछ खास परिस्थितियां होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि तांबे के लिए कौन सी खास परिस्थितियां चाहिए। जैसे तेल हो गया, जैसे डीजल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से वो निर्मित होते हैं। वो परिस्थितियां आपके यहां नहीं है तो आपके यहां वो चीज नहीं बनेगी। तो ये चीज क्या हो गया? स्थानिक संसाधन, या यानी जो एक स्थान विशेष पर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन, राइट। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, इस जैसे कई अनेक भौतिक कारकों पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण इन संसाधनों का वितरण भी असमान है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे वायु भी एक संसाधन है, तो वायु तो हर जगह एक ही तरीके से पाया जाता है, राइट। लेकिन हमने अभी कोयला की बात की, हमने तांबे की बात की, हमने ऑयल्स की बात की, ये हर जगह एक रूप से नहीं पाए जाते, कहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं बहुत ज्यादा मिलेंगे कहीं बिल्कुल कम मिलेंगे, राइट। तो ये संसाधनों का वितरण हो गया। अब बात हुई मानव निर्मित संसाधन। तो मानव संसाधन कैसे है? क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन से कुछ अन्य वस्तुएं बनाता है और उसका इस्तेमाल करता है। तो उसकी द्वारा जो संसाधन इस्तेमाल किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया या कैसे बनाया गया? क्योंकि मानव के अंदर कौशल है, राइट। यही कौशल उसका संसाधन है, तो हम कहते हैं मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क से एक समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, राइट। कोयला, जब कोयला का इस्तेमाल नहीं था तो कोयले को लोग केवल एक पत्थर समझते थे। अब इमेजिन करिए कि जब आग का आविष्कार नहीं है तो कोयला का इस्तेमाल क्या हो सकता है? कुछ और डेवलपमेंट हुआ, आग का इस्तेमाल हो गया, कोयले का इस्तेमाल करना लोगों ने सीख लिया, आग का आविष्कार हो गया, कोयले का इस्तेमाल करना लोगों ने सीख लिया। इसके बाद हीरे का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, तो कुछ जगह ऐसे थे जहां पे हीरे के भंडार पाए जाते, लेकिन वो हीरे को कोयले से भी ज्यादा बेकार समझते थे, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल तो है लेकिन हीरे का इस्तेमाल नहीं है।
आज हमने हीरे का भी इस्तेमाल करना सीख लिया, तो हमारे लिए हीरा भी महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। इसको इस्तेमाल करने के लिए मानव कौशल ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी ने बताया कि हमें ये चीजें इस्तेमाल करनी है और वो महत्वपूर्ण संसाधन में बदल गया, राइट। तो ये कुछ ऐसे मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन मानव ने बनाया, तो मानव भी खुद एक संसाधन हुआ, राइट। अब मानव संसाधन के लिए मैंने अभी आपको एक पिक दिखाया, उसमें बच्चा कह रहा है कि मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूं। क्यों संसाधन हूं? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके लिए कि हम क्या करते हैं कि इसको सुधारने के लिए हम उसके अंदर कौशल का डेवलप करते हैं, पढ़ाई से, लिखाई से। और वो आपने सुना होगा कि भाई शरीर और मन स्वस्थ रहे तो आदमी अपने कौशल का ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। तो जो हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं, जो हम शिक्षा पे काम करते हैं, ये होता है मानव संसाधन को विकसित करने का तरीका, ठीक है। अब बुक्स एक्सप्लेनेशन, अगर आपको ये लिखना हो कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों से है, राइट। मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, और इतना होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, राइट। अब इसको एक एग्जांपल से और समझा जा सकता है कि एक किसान है, वो फसल उपजाता है, खेती करता है, तो आपको उससे गेहूं मिलता है। आपके लिए किसान एक महत्वपूर्ण संसाधन हुआ, क्योंकि अगर किसान ना हो, खेती ना करे, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन उसके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। उसके फसल समय आने पे कभी कभी सूखा हो जा रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो गया, कभी पाला पड़ गया, राइट। तो उसके फसल का नुकसान होता है। तो एक व्यक्ति जो खेती नहीं करता, जो किसानी नहीं करता, वो इस बात का सलूशन निकालेगा कि किसानों को कैसे मदद किया जाए सूखे से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, पाले से बचने के लिए। तो ऐसा काम रिसर्चर्स करते हैं, या जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसका समाधान निकालते हैं। तो जिन्होंने समाधान निकाला वो भी किसान के लिए एक संसाधन हो गए, राइट। किसका इस्तेमाल हुआ? कौशल का, ठीक है। तो इस तरीके से संसाधन को आपने समझा। इसको तो हम और आगे समझेंगे भी, ये पूरा बुक ही है। अब इसके बाद से हम कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, तेल संसाधन, ये सारी चीजें हम समझेंगे समय के साथ साथ। फिर संसाधनों का, अब संसाधन देखा तो संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं ये हमने देखा। अब इनका इस्तेमाल और इनका संरक्षण भी आवश्यक है। हमें इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इनका भंडारण बना रहे, इनको रिन्यू होने का टाइम मिलता रहे, राइट। तो आपको इस बात के लिए जागरूक रहना है और जागरूक करना भी है, राइट। चलिए, तो ये क्लास इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि आप इसका आंसर भी लिखने की कोशिश किया करें। मैक्सिमम 50 वर्ड और मिनिमम 20 वर्ड। और ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको समझाया वही हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, क्यों, ये आपको बताना है 20 वर्ड में मात्र। मानव संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास क्या है, ये मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं कि हम इन चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि हम अपना विकास चाहते हैं। जैसे मेरे पास जो भी संसाधन अभी हैं, जिनसे मैं आपको ये सारी चीजें दे पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, ये सारे संसाधन हमने इसका इस्तेमाल किया है, इसका बनाया है। बनाने के क्रम में हमने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाया है, राइट। तो इसमें कहा जाता है कि आप चीजों को ऐसे डेवलप करिए कि प्रकृति को नुकसान ना हो। जैसे आपने टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, मेज बनाया, अपना बेड बनाया, तो आपने कितने पेड़ों को काट दिया, राइट। जबकि आपको जरूरत किसकी है? केवल 2 बेड की है। तो आप 2 बेड बनाइए। 2 बेड बनाने के लिए आपके लिए जितना इस्तेमाल आपने लकड़ी का किया, और आप उसे कम से कम 10 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल में फिर वो 2 पेड़ उगाए। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। की चीजों का जितना इस्तेमाल करें, उसको प्रतिपूरित होने के लिए या उसको रिन्यू होने के लिए हम उसको उतना टाइम दें, ठीक है। और अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी इसको बचा के रखा जा सके। चलिए, तो इस पर आप आंसर लिखिए अब अपने तरीके से। पीटी के कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, इसी से हम संसाधन बताते हैं। मूल्य, ये संसाधन है। मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, राइट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, ये प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। उष्णकटिबंधीय वन, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रकृति बनाती है, प्रकृति से क्षरण करती है, तो ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है। कैंसर उपचार की औषधि, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबा होगा, राइट, तो उसके लिए हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।